नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के आमने सामने के इस प्रोग्राम में कांग्रेस और भाजपा की दो महिला नेत्रियां हमारे बीच में मौजूद हैं। दोनों ही दिग्गज एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिनसे हम बात करेंगे देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में। जानेंगे कि उनका आखिर समर्थन है तो क्यों है और विरोध है तो क्यों है। किसी मुद्दे को लेकर अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कितना वाजिब है और कितना गैर वाजिब है। हालिया दिनों में किसान आंदोलन को लेकर देश का सियासी फिजा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किए गए थे। आज हम बात करेंगे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सूर्य प्रभा चेटियाड़ से कि कांग्रेस ने आखिर इस कानून का विरोध क्यों किया। सूर्य प्रभा जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार ने किसान कानून लाया है, आपकी पार्टी उसका विरोध कर रही है, किन मुद्दों को लेकर विरोध कर रही है? आखिर इस कानून में ऐसी क्या बात है जिसके चलते ये आपको काला कानून लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई कानून लाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें उसकी सिफारिशों को देखना चाहिए कि उस कानून के लिए किसी ने सिफारिश की है, किसी ने मांग की है, या फिर आप संसद में उसके ऊपर बहस कराएं, या फिर आप आयोग बिठा के उस पर्टिकुलर कानून के लिए आप बात करें। जिनके लिए आप वो कानून बना रहे हैं उनसे आप सलाह करें। क्या आपने किसी किसान संगठनों से या किसी आयोग से या विपक्ष से किसी से भी आपने बात करना ज़रूरी समझा? ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से फिर लोकसभा में उनका तो बहुमत था, उन्होंने पारित कर लिया। राज्यसभा में उन्होंने ध्वनिमत से तो पारित कर लिया। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ली 3 अध्यादेश को, वो शुरुआत से ही गलत है, ये हम लोगों का मानना है। दूसरी बात, ये हमारा नहीं, किसानों का मानना है। आपको किसान के लिए कानून बनाना है तो आपको किसान से सलाह मशवरा करना था, पर आपने ऐसा नहीं किया है। दूसरी बात, इस एक्ट में सबसे पहले मंडी एक्ट को ख़त्म करना है। तो मंडी एक्ट ख़त्म करने के साथ साथ आप उसमें एमएसपी को भी कानूनी जो उस पर बाध्यता थी, यानी एमएसपी के साथ एमएसपी को भी लागू रखना था। फिर उस पर आप ये कहेंगे कि एमएसपी तो पहले से भी कानूनन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। पहले से ही एमएसपी पे किसान अपने उपज को बेच रहे थे। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर काफ़ी हद तक इस पूरे किसानों की ज़मीनों तक पहुंचने की संभावना है। तीसरा, ये जो भंडारण या जो तीसरा कानून है जिसमें भंडारण की लिमिटेशन हटा दी गई है, ये भी एक गलत चीज़ है। और इन सबको करने से यदि आपने किसान के लिए ये क्रांतिकारी कदम है ऐसा आप मानते हैं तो किसान को खुश होना चाहिए, पर किसान खुश नहीं है। वो पिछले 2 महीनों से सड़कों पर, रेल की पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सिर्फ ये हिसाब लगा रहे हैं कि दिल्ली के बाहर ये लोगों ने रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, पर ये सब कब कर रहे हैं? जब आप उनकी बात नहीं मान रहे। आप ये मान रहे हैं कि 6-6 बार हमने अपने मंत्रियों के साथ बैठक ली है, पर यदि आप इसको गिनती लगा रहे हैं, पर इसका निचोड़ क्या निकला? क्या इस विरोध का आपको कोई निचोड़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? जब आप कानून बना रहे हैं, उस कानून से जिसके लिए आप वो कानून बना रहे हैं, वो व्यक्ति, वो किसान यदि खुश नहीं है तो उस कानून का क्या मतलब है? मेरा एक सवाल है बीच में जी, कि आपने कहा कि किसानों के विरोध में है, आपने स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि क्यों विरोध कर रहे हैं करके, कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है। क्योंकि आपने कहा कि इसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, तो ये बात बता देना चाहूँगा कि संसद में बाकायदा एक सत्र बुलाया गया था जिसमें बहस होनी थी। बजाय कांग्रेस के आपत्ति करने के वहाँ हो हल्ला हुआ और आखिरकार जैसे आपने कहा बहुमत के चलते ये पास हो गया। मेरा एक कहना है कि अगर ये किसान के विरोध में है तो पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पंजाब और हरियाणा, खास करके हरियाणा का कुछ वर्ग और पंजाब जहाँ कांग्रेस शासित है, वहीं ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ना मुंबई बंद है, ना चेन्नई बंद है, ना कोलकाता बंद है, ना हैदराबाद बंद है, ना बेंगलोर बंद है, ना भोपाल बंद है, ना रायपुर बंद है, सिर्फ दिल्ली। ऐसा क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को ही क्यों इसके खिलाफ? नहीं, यहाँ फिर आप
एक बात भूल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है तो कांग्रेस में किसान नहीं है क्या? हम किसान नहीं हैं? तो और दूसरी बात, जो कांग्रेस जो वहाँ पर धरना आंदोलन में बैठे हैं, वहाँ से पंजाब और हरियाणा नहीं, किसानों के सारे संगठन, लगभग 41 संगठन वहाँ पर आए हैं। वो सारे 41 संगठन कोई पंजाब हरियाणा से नहीं है, यूपी से भी है, बिहार से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है। ऐसे बहुत सारे संगठन किसानों के वहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी ये तो शुरू हुआ है, क्योंकि ये 2 महीने से चल रहा है, ये तीव्र गति से अभी शुरू हुआ है, जिस पर हमारे मोदी जी या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक तो कोई किसी किसान से डायरेक्ट बात नहीं की। आज तक उनके मंत्री बात कर रहे हैं, वही जच्चा खाना में आज बच्चे को देखने चले गए हैं। अच्छा, आपने कहा कि 41 संगठन हैं, उसी किसान आंदोलन में खालिस्तान के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। उसी किसान आंदोलन में शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही है। नहीं, तो ये कैसा किसान आंदोलन हो रहा है, कैसा कांग्रेस का समर्थन? नहीं, ये सब फोटोशॉप से हो रहा है। ये नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं, ये सब आप फिर फोटोशॉप से हो रहा है। आप ये इसकी निंदा करिए कि ऐसा अगर है तो ये गलत हो रहा है। नहीं, सुनिए तो, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक देखो, ये सारी चीज़ें अपन को भी टीवी से, मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, मीडिया की बात कर रही हूँ। 10 किलोमीटर, और इस बात को वहाँ पे बाकायदा बैठ में कहा गया कि हाँ, मैं इसकी मांग कर रहा है शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की। यदि ऐसा है तो गलत है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ पर ये धरना आंदोलन में जहाँ बैठे हैं किसान, हमारे पंजाब के, हरियाणा के या पूरे भारत के किसान बैठे हैं, उससे 10 किलोमीटर दूर ये सिर्फ एक फ़ोटोशॉप किया गया है, जहाँ तक मैंने टीवी में सुना है। ये आपकी बात, आप यदि मान रहे हैं तो ये आपकी बात है, पर मैं इसे नहीं मानती। ये पूरा हिंदुस्तान मान रहा है, नहीं मान रहा है। फोटोशॉप करके आप किसी हाथी को रुमाल में ढकने की कोशिश नहीं कर सकते। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस क्या समझती है इसको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सबसे पहले 2006 में बिहार में यही सब कानून लागू हुए थे, ठीक है। उस समय बड़े इससे एमएसपी वगैरह सब हटा के, और वहाँ पर किसान, आज भी किसान वहाँ 600-700 रुपये क्विंटल अनाज बेच रहे हैं ना। तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि आप लोग इसे प्राइवेटाइजेशन करते हैं और आप इसमें बेचिए। तो वो बेचने के बाद जब ऐसा हुआ, सारी मंडियां ख़त्म हो गई वहाँ पर, जब एमएसपी वगैरह वहाँ लागू नहीं हो रहा है, तब किसान रोड पे आ गए, क्योंकि निजी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें ये सब चीज़ें फिर उन्होंने अपने मनमाने से, जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उन्होंने ख़रीदना बेचना शुरू कर दिया और किसान रोड पे आ गया। और यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे अभी जियो का अभी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये 11 जुलाई 2012 को आपके यूपीए के मंत्री कपिल सिब्बल सदन में लाए थे, तो वो क्या गलत थे? नहीं, एकदम सही सवाल किया आपने। यदि कपिल सिब्बल जी ने ये सवाल उठाया नहीं, लाए थे, कानून लाए थे। यदि उस समय ये कानून पास हो गया होता तो उस समय की परिस्थितियां आपको बताती हो, और उसमें उस समय भी मतलब एमएसपी कांग्रेस लाती तो ठीक था। नहीं, उसमें एमएसपी का प्रोविजन था। आज एमएसपी के बारे में बात नहीं हो रही है। किसान भी शुरू, मंत्री ने कहा है कि लिखित आश्वासन दे देंगे। क्या कांग्रेस नहीं, आप कानून में क्यों नहीं ला रहे हैं उसको? कानून ये भी कह दिया कि इसको हम कानून में लाएंगे करके, और इसके बाद आप आज आप किसानों को समझाने की, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। यदि यही समझाइश आप पहले कर लेते, या पहले कानून बनाने के पहले यदि यही समझाइश या यही अपनी हिदायतें आप दे देते, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। उस समय एमएसपी प्रोविज़न में था। और यदि हम लोकतंत्र को, कांग्रेस लोकतंत्र के सहारे चलता है, जब तक कोई बात लोकतंत्र में मान्य नहीं होती है, तब तक कांग्रेस किसी कानून में आगे नहीं बढ़ती है, जो यहाँ कमी है। मेरा एक सवाल था, क्या एमएसपी का कानून मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है और पहले कांग्रेस सरकार ने लाया था क्या? पहले बीते 60 सालों में ऐसा कोई कानून था एमएसपी का? पर एमएसपी की दर हमेशा तय रही है। एमएसपी ये भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट नहीं, इसको एपीएमसी के मार्फत होता है। उस एपीएमसी स्वास्थ्य संस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जी हाँ, तो प्रशासनिक व्यवस्था पहले भी तय करती थी, अभी भी तय करेगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये 3 कानून लाने से
किसानों में एक डर बैठ गया है कि इसमें एमएसपी भी यदि ये लोग ख़त्म कर देंगे। डर बैठा है कि बैठाया गया? नहीं, क्यों बैठाया, शुरू से ही किसान आंदोलन में है। जैसे कि एक बात बता रहा हूँ कि एक बात कही जा रही थी कि इसका व्यापारीकरण किया जा रहा है, उद्योगपतियों के अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या देश में? तो एक बात मैं सवाल देश की पूरी धरोहर जनता की ओर से, क्योंकि देखिए क्या होता है कि प्रायः मीडिया जब भी सवाल करती कांग्रेस है तो कांग्रेस का कहना होता है कि मीडिया जो है भाजपा के प्रवक्ता के समान बात कर रही है। हम जनता की ओर से पूछ रहे हैं कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अडानी अंबानी का भी दूर रखिए, क्योंकि वो आएंगे नहीं आएंगे ये एक बहस का मुद्दा है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग जो कंपनी है KFC, इससे करार किस पार्टी ने किया था, आपको जानकारी है? जी, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया था ना। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो व्यापारिक कंपनी है उसकी एंट्री किसके समय में हुई? कांग्रेस के ज़माने में। अभी भी किस पार्टी की राज्य सरकार ने उसके साथ में अनुबंध किया है? वही पंजाब जहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो व्यापारीकरण किसने किया है? सवाल जनता से है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, अगर हम यहाँ आमने सामने की चर्चा कर रहे हैं तो इस बात का मैं खुलासा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मेरे सवाल तीखे रहेंगे, लेकिन एक चीज़ हम कह देना चाहेंगे कि आप अपनी पार्टी की नीतियों को बताकर जनता को आप कहीं न कहीं शब्दों के जाल में कोई भी, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, नहीं फंसा सकती। मीडिया का सामना करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा खालिस्तान के आंदोलन के बारे में शर्जील इमाम, और उसके बारे में आपने कहा फोटो साफ है। दूसरा व्यापारीकरण के मुद्दे को भी। तीसरा आपने ये भी कहा कि जो कपिल सिब्बल जी ने बिल लाया था वो अलग लाया था। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये जो विरोध है वो कहीं न कहीं कृषि कानून का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए हुए कृषि कानून का विरोध हो रहा है। अब मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनता के मन में एक सवाल है कि आज जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं तो सरकार के नुमाइंदे, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री तक लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये चीज़ कानून लाने के पहले क्यों नहीं की गई? आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी जो है वो किसानों को बरगला रही है, तो ये बरगलाने की नौबत क्यों आई कि आपने स्थिति पहले ही स्पष्ट क्यों नहीं किया? जब आग लग गई है तब आप लोग कुआं खोदने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आपने जैसे कहा कि बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात तो यहाँ स्पष्ट है कि आज की स्थिति में कांग्रेस को देखा जाए तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, बेबुनियाद रहता है इनका। जो पंजाब और हरियाणा के किसान आज दिल्ली के सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कांग्रेसियों को बुलाया था कि आइए हमारा समर्थन कीजिए? नहीं। और सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही क्या किसान है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई नहीं है? वो क्यों इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, ये जो आज 3 विधेयक पारित होने जा रहा है, कानून बनने को जा रहा है, संविधान का एक अंग बनने जा रहा है, तो ये क्या स्वामीनाथन कमीशन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ये तो कांग्रेस के समय का बिल था जिसको हमने क्रियान्वयन किया है। मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति ने इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी का आप रिपोर्ट पढ़िए, ये तीनों मुद्दे उसमें है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, APMC भी है, और समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आप बोल रहे हैं वो भी उस विधेयक में पारित है। मैं कुछ पॉइंट आपके पास लिख के लाई हूँ क्योंकि तथ्य सहित यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। तो इसमें जो घोषणा पत्र थी कांग्रेस की 2019 की घोषणा पत्र में, इसमें राहुल गांधी और अजय माकर जी बैठ के निर्णय किए थे कि 11 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में से मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट में से फ्रूट और वेजिटेबल को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। तो आज जब इस एक्ट को यहाँ पर लागू किया जा रहा है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने कोई काम दृढ़ इच्छा शक्ति से नहीं कर पाई, और अगर मोदी जी उस काम को अपनी इच्छा शक्ति से किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो विरोध क्यों हो रहा है? रही बात धरना स्थल की, तो वहाँ पर आज भी मैंने देखा है एक ट्रैक्टर जो दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र में खड़ा है, वहाँ AK-47 के
राइफल का चित्र बना है, खालिस्तान की मांग की जा रही है। जो सीएए के विरोध में उस समय पहले सड़कों पे जो हमारे आंदोलनकारी लोग बैठे थे, उन जो दंगा फसाद किए थे हमारे आम पब्लिक के साथ, उनके रिहाई की मांग की जा रही है। तो कहाँ पर ये किसान समर्थक है? ये तो मेरा एक सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो केंद्र में बहुमत की सरकार है वो अपने बहुमत की स्थिति का बेजा फ़ायदा उठा रही है? क्यों? क्योंकि आपने कहा कि ये किसान के खिलाफ नहीं है। सीए का जब मुद्दा आया, CAA का, तब जब देश भर में प्रदर्शन होने लगे, कई शाहीन बाग बन गए, तब कहीं सरकार एक्टिव हुई और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। आज जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं, ठीक है, उनमें कुछ जो तत्व है वो कॉम्प्लिकेटेड है, असामाजिक घुस गए होंगे, हर आंदोलन में होता है। और जहाँ तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है तो विपक्षियों का काम ही विरोध करना है। आप लोग यहाँ करते हैं और राज्य में उन लोग केंद्र में करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक सहमति बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? CAA के में भी जब देश जलने लगा तब उसका स्पष्टीकरण सरकार की ओर से दिया गया। आज जब किसान आंदोलन में पूरा देश जब कहीं न कहीं एक तनाव की स्थिति में है, तब स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि कानून बनाने के पहले इनकी एक बात में दम है कि कोई भी, जब आप तो पास करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुमत है आपके पास राज्यसभा में, लोकसभा में, तो फिर कानून को लाने के पहले डर क्यों पैदा हो कि अचानक कानून संसद में आता है, उसके बाद विरोध होता है, देश का माहौल ख़राब होता है, फिर आप लोग समझाने जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, डरने वाली तो कोई बात है नहीं। अगर डरने वाली बात मोदी जी के अंदर होती तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, वो GST लागू नहीं करते। डरने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को जब लगता है कि हाँ, ये हमारे किसान हितैषी है या हमारे आम जनता के हितों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी जो घोषणा पत्र है, अगर कांग्रेसियों ने अपने घोषणा पत्र में कोई वादे किए हैं, अगर उसको उन्होंने पूरा नहीं कर पाए और उस वादे को आज अगर मोदी जी पूरा कर रहे हैं, तो इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि विरोध उस लोग इसलिए करते हैं ताकि वो उनके खाते में वो श्रेय नहीं जा रहा है, इसलिए सिर्फ विरोध हो रहा है। और अगर पब्लिक आज सड़क पर कांग्रेस कम और किसान ज़्यादा दिख रहे हैं, तो किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? कहाँ है किसान? आप देखिए, वहाँ तो मोदी जी से, आप मोदी जी सारे किसान नेता जो हमारे हैं उनसे बातचीत करके ही ये बिल को लाए हैं। क्योंकि वो कोरोना काल में था अध्यादेश लाने का, इसलिए वो संसद में जब इनको बुलाया गया तो ये हो हंगामा करके उठ गए, आप जैसे स्पष्ट किए हैं। ये सही बात है, क्योंकि वो किसी अच्छे चीज़ को भारत में लागू होने ही नहीं देना चाहते। जो 70 साल से इनकी दिनचर्या रही है कि नहीं, कोई भी जनहित ऐसी काम होना ही नहीं है, तो वही मुद्दे पे आज ये काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल किसानों की तरफ से है कि आप ये जो 5 जून 2020 को कानून लाया गया, 3 कानून लाए कृषि कानून, उसमें एक है कृषि उत्पादन भंडारण कानून जी। आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के किसान की ज़मीनी हकीकत ये है कि वो अपने घर की छत को नहीं बनवा सकता, तो इतना बड़ा भंडारण कहाँ से बनाएगा? इससे निश्चित तौर पर उद्योगपतियों को फायदा होगा। इसीलिए हाँ, इसी में स्पष्ट करना मैं चाहूँगी, अगर भंडारण की सुविधा किसान के पास नहीं है, क्योंकि मोदी जी, हमारी सरकार जो है वो कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद तो नहीं किया है, वो तो जस का तस लागू है। विरोध तो इसलिए हो रहा है कि सिर्फ किसानों को बरगलाना है, इसलिए कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद नहीं किया गया है। किसान को इतनी आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने उत्पादित फसल को जहाँ चाहे वहाँ बिक्री कर सके। अगर किसान स्वयं से भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि किसी व्यापारी को मैं अपना फसल दे दूं तो ये सुरक्षित रह सकता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसान के विरोध में कोई फैसला यहाँ पर लिया गया है। एक बात और आपसे इसी संबंध में पूछना चाहूँगा, आप एक बात बताइए कि अभी जैसे कि आपने कहा MSP, जिस समय किसान आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, उसी दिन अगर कृषि मंत्री का ये बयान आ जाता कि हम MSP पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं और भविष्य में इस पर कानून बनाया जाएगा, तो ये नौबत ही नहीं आती। तो क्या आपकी पार्टी से कहीं चूक हुई है, जो वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये आंदोलन लंबा खींचे, पूरे किसान सड़कों पर आए, ये उग्र हो, इसमें असामाजिक तत्व तो घुस जाए, ये क्या आप मौके का इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि आज जो कृषि मंत्री के बयान हैं कि हम MSP पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, ये उसी दिन बोल देना था, किसानों की एक आशंका उसी दिन ख़त्म हो जाती।
कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसमें विचार किया जाता है। सारे किसान नेताओं से विचार करके ही ये बिल लागू किया गया है। उसके बाद अगर हमारे कृषि मंत्री को ये विश्वास नहीं था कि जो हम किसान के हित में बिल ला रहे हैं उसी का किसान विरोध करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में किसी तरीके से दंगा फसाद हो। और दिल्ली जैसी जगह को अगर रोककर हड़ताल की जा रही है, वहाँ के रोड को बंद किया जा रहा है, तो हमारे मंत्री जी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से या हमारे किसी छोटी सी अगर हम कहीं झुकते हैं तो झुक जाए, पर हमारी जनता को किसी प्रकार का आँच ना आए, क्योंकि वहाँ सारी बाधाएं। कल ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक ट्रक में जो हमारे जवानों के लिए औषधियाँ भर के जा रही है, अगर ऐसे ट्रकों को रोका जाएगा तो क्या हमारा झुकना थोड़ा सा लाजमी नहीं होता? आप ही बताइए। तो आपके पास इतना बड़ा तंत्र है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास, क्या आपको नहीं मालूम था कि इस प्रकार के आंदोलन होंगे तो उसमें कुछ लोग ऐसे घुस सकते हैं जो देश विरोधी हो सकते हैं? तो इसको आप कहीं न कहीं सरकार की चूक मानती है? नहीं, कि सरकार की मंसूबे कायम हो? नहीं, सरकार की चूक यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ये हमारी इच्छा शक्ति है जो आज हम ये कर रहे हैं। पर जो किसानों को बरगलाया जा रहा है, क्योंकि किसान भोले भाले होते हैं, उनको बरगलाया जा रहा है। उन्हीं का जो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है आज अगर लागू हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है बताइए? हर एक चीज़ तो वही है। आज हमारे डॉक्टर रमन सिंह को देखिए, स्वामीनाथन आयोग में जो एक विधेयक था कि जितने भी वनवासी हमारे भाई हैं जिस भूमि पर भी अपना फसल उगा रहे हैं उस भूमि को उन्हीं के नाम से आवंटित किया जाए, ये भी स्वामीनाथन कमेटी का एक रिपोर्ट था। आज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है उसमें कितना अच्छी सुविधा है कि किसान को पहले से मालूम होता है कि हमारा जो फसल हम उगा रहे हैं वो कहीं भी कम मूल्य में नहीं बेची जाएगी। हम आश्वस्त हो जाता है किसान कि हमारा जो फसल है वो सही मूल्य में सही जगह जाएगी और इसका भंडारण भी हो जाएगा। आपने कृषि कानून को पढ़ा है? हाँ, बहुत कुछ। उसमें कृषि कानून में जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही हैं, उसमें अगर विवाद की स्थिति होती है तो उसका निपटारा जो है वो प्रशासनिक अधिकारी करेगा। तो एक बात बताइए कि एक गांव के चंद किसान हैं जो किसी कारण से किसी उद्योगपति के जाल में फंस जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि उनका हित जो है प्रभावित हो रहा है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी के पास कैसे गुहार लगा सकते हैं? इसको बजाय एसडीएम या प्रशासन के बजाय उसी गांव के सरपंच या जनप्रतिनिधि के हवाले कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, किसानों के हित में फैसले आते। क्योंकि प्रशासन में एक किसान कैसे लड़ पाएगा? इस सच्चाई से तो आप भी वाकिफ़ हैं कि एक आम आदमी जो है वो प्रशासन में दबाव बना सकता है या एक व्यापारी बना सकता है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कृषि बिल के बारे में या कृषि विधेयक के बारे में, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यहाँ कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि किसान के ज़मीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी, सिर्फ उनके फसल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट। बात नहीं कर रहा, फसल को ही लेकर। हाँ, जो रेट तय होंगे, हाँ, अगर रेट में वो मुकरता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है उद्योगपति मुकर जाता है कि मैं 40 रुपये किलो में आलू नहीं लूँगा, मैंने भले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब वो मुकरता है, तो उस स्थिति में फैसला करने का अधिकार बजाय गांव के ही जनप्रतिनिधि को होने के प्रशासनिक अधिकारी को है। तो मेरा सवाल यही था कि एक किसान की बात सुनेगा प्रशासनिक अधिकारी या फिर वो व्यापारी के दबाव में रहेगा? यहाँ पर यही बात है। आज जो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं बिचौलियों को हटाने के लिए, मतलब बिचौलिया को संरक्षण उनके सरकार में दी गई है। अगर फिर से यही बिचौलिए का काम वहाँ पर होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, शायद मुझे लगता है कि हमारे कृषि मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ये सब सोच समझकर ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फिर से लागू किया है। तो जो भी होगा, अगर फसल के बारे में भी होता है, फसल का पहले से बीमा हो जाएगा, किसान का कहीं पर अहित नहीं होगा, किसान के फसल को उनको लेने के लिए वो बाध्य रहेंगे। ऐसा है उसमें, किसान को जिस मूल्य में वो कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी उसी मूल्य में उनको लेना पड़ेगा, वो बाध्य रहेंगे, किसान बाध्य नहीं रहेगा। किसान चाहेगा तो वो मुकर सकता है कि मैं आपको नहीं दूसरे को फसल दे सकता हूँ, ये इसमें बाध्यता है। तो ये थी कृषि विधेयक, कृषि कानून पर दोनों पार्टियों की महिला नेत्रियों की राय। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं बता पाया कि आखिर उनका विरोध कितना वाजिब है और कितना सही है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कहीं न कहीं दबे स्वर में कबूल रही है कि सरकार से इस कानून को लाने में जल्दबाजी हुई है, कुछ चूक हुई है किसानों को समझाने में। अब हम आमने सामने के मुद्दे का फोकस
केंद्र से हटाकर राज्य की ओर लाते हैं और बात करते हैं भूपेश सरकार के कामकाज के बारे में, लेते हैं कांग्रेसियों से उनके कामों की खाता बही। सूर्य प्रभा जी, 2 साल में भूपेश सरकार की क्या उपलब्धियां रही? पहले तो भी ये जो विधेयक है इसमें कुछ बातें मेरी छूट गई थी, थोड़ा समय यदि आपको। वो हरियाणा हरी कथा अनंत हो जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, तो आप राज्य सरकार की ओर आइए। कोई बात नहीं। 17 दिसंबर 2018 को हमारे भूपेश बघेल जी इलेक्ट होके आए हैं और उन्होंने पहला काम ये किया है कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य पे जो धान खरीदी का था उसको पास किया, उसके कर्ज को माफ़ किया और आज भी पूरे हिंदुस्तान में 2500 रुपये जो धान खरीदी का रेट है वो अपने छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इस वर्ष भी जो उन्होंने 2300 केंद्र बनाए हैं जिसमें धान खरीदी किया जा रहा है और पिछले साल की बजाय इस वर्ष 2.5 लाख किसान उसमें बढ़े हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी पुरजोर ताकत दी है। उन्होंने कई ऐसे स्लम एरियाज़ में, दाई दीदी एरियाज़ में और ऐसे बसेस का महिलाओं के लिए और हाट बाज़ार नीति जो है, वनोपज में उन्होंने जितने भी वन के वनोपज हैं उनके लिए बेरोज़गारों को, युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं। वो कई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा जो समर्थन मूल्य में जो हमारा जा रहा है धान, या फिर गोधन न्याय योजना या फिर राजीव गांधी न्याय योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हिंदुस्तान में कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि गोबर से कोई पैसा कमाया जा सकता है। आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले बस सुबह उठ के झोले पकड़ के घूमती रहती थी कि फलानी योजना है उसमें 200 रुपये मिल रहे हैं, ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें मिलेगा। आज महिलाएं काम करना चाहती हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो उस काम को उन्होंने दिया है। नहीं तो पूरा प्रदेश निठल्ला होता चला जा रहा था, सिर्फ वो चौर वाले बाबा के नाम से चल रहा था सारा प्रदेश। और आज कम से कम भूपेश भैया के साथ ये तो है कि हमारे युवा से लेके, बेरोजगार से लेके, ग्रामीण से लेके हर इंसान को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आपको पर्याप्त अवसर मिला और आपने 2 साल के भूपेश सरकार के बारे में अच्छा होमवर्क किया है और आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि निश्चित तौर पर विकास की गंगा बह रही है छत्तीसगढ़ में और राम राज्य आ गया है। जब राम राज्य की बात आ रही है तो एक सवाल मेरा है आपसे। 2008 में यूपीए सरकार, जिसकी मुखिया कांग्रेस पार्टी थी, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था राम सेतु के संबंध में कि राम कोई देवता नहीं है, एक काल्पनिक पात्र है। आज वही भूपेश सरकार रामगमन पथ की सरकारी योजना लागू करती है। अगर ये योजना भारतीय जनता पार्टी जब राम का नाम ले तो सांप्रदायिक कहलाती है और आप जब सरकार की तरफ से उस योजना को लाते हैं तो आप अपने इसको विकास कार्यों में गिनते हैं। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? देखिए, क्या आप इस बात से इनकार कर रही हैं कि ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में? कुछ भगवान, यदि आप धार्मिक पे बात कर रहे हैं तो ऊपर से जैसे देवेंद्र हैं, इंद्र हैं, ये लोग आसमान में ही हैं। हमारे जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, उन्होंने मानव अवतार लेकर ही सिद्धि प्राप्त की और उन्होंने अपने, मतलब आप वो जो हलफनामा दिया गया था उसको गलत? नहीं, मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया था कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, इसलिए राम सेतु को तोड़ने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। आज भूपेश सरकार रामगमन पथ की एक योजना लागू कर रही है। हमारे प्रदेश में जैसे अभी भगवान राम को लेकर ही बीजेपी काफ़ी कहीं दिया जला रही है, तो कहीं देव भोग कर रहे हैं, कहीं हज़ारों दिए जला के तालियां बटोरते रहते हैं ये लोग। तो ये तो एक ताली बटोरने की पार्टी है। हमारे जो प्रदेश में हमारा एक स्थान है, जैसे वनांचल में भी हमारी जिन्होंने बेर शबरी वाले हैं, फिर हमारे जो रायपुर के पास जो हमारी जो
कौशल्या जी हैं, उनका जो जन्मस्थली है, तो ये हमारे लिए प्राउड का विषय है कि हमारे जो जिस भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उनकी ननिहाल हमारा प्रदेश है। ये यदि बताना, यदि पॉलिटिकली आप लोग इसको पॉलिटिकल ले रहे मेरा हैं। सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आप ही पार्टी ने उसको काल्पनिक पात्र बताया था, और आज आप इतना उपमा अलंकार दे रहे हैं कि राम भगवान यहाँ आए थे, राम भगवान यहाँ सबरी का बेर खाए। काल्पनिक चरित्र के बारे में इतनी आस्था कि या काल्पनिक भूपेश सरकार चरित्र केंद्र की सरकार से, सेंट्रल से इत्तेफाक नहीं रखते क्या? ये काल्पनिक चरित्र तो नहीं कहा जा सकता है, भगवान है वो भी, पर यदि ऐसा हुआ है तो इसके बारे में तो आप ज़्यादा जानेंगे कि उस समय क्या हुआ था। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। चलिए, अब मैं इसे आपके पास जवाब भी नहीं है और किसी कांग्रेसी के पास भी जवाब नहीं होगा। आप दूसरा सवाल था कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले दिए जलाते हैं, एक राम रथ यात्रा निकालते हैं, तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। एक राजनीतिक दल को ये अधिकार होता है, ये उसके विचार होते हैं कि वो किस रास्ते से अपनी पार्टी को मजबूती दिलाए और उनकी क्या आस्था है। लेकिन पूरी सरकार आज यहाँ रामगमन पथ को लेकर कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी, जो सरकार किसी धर्म विशेष की नहीं होती लेकिन उसको धर्म विशेष में शामिल किया जा रहा है, तो ये क्या सांप्रदायिक नहीं है कि आप करें तो कृष्ण लीला, हम करें छेड़खानी, या हम करें तो कृष्ण लीला, वो करे छेड़खानी? किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करना है तो वहाँ के प्रशासन को तो साथ देना पड़ेगा। जैसे यदि वहाँ पर सेतु बन रहा है या वहाँ पर एक पर्यटक स्थल का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो सीएम जाके तो नहीं करने वाले हैं, वहाँ का जो प्रशासन है वही काम करेगा, है ना। और दूसरा, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है आगे बढ़ने का, हमारे पार्टी का तो तरीका, ये तो अभी अभी राम सेतु वगैरह ये सब बन रहे हैं। हमारी पार्टी ने शुरू से ही रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इसी पर काम किया है। आज हमारे यहाँ जो जितने भी ITI है, IIM है, या नवोदय हैं, या सेंट्रल स्कूल हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, या ब्रिजेस हैं, या जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब सिर्फ हमारी देन है। हमारी देन है ना, इन 70 सालों की देन है, जिसमें हमारे भी कई प्रधानमंत्री आ चुके हैं। यदि ये बार बार बोला जाता है कि 70 सालों में क्या हुआ है, तो ये एक निरापद गलत बात है कि आप सारे प्रधानमंत्रियों को एक साथ कैसे तोलेंगे। चलिए, 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत से विकास कार्य किए जी, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस के बहुत से प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने देश को नई दशा और दिशा दी। और ये अलग बात है कि प्रदेश में अब कांग्रेस विकास को छोड़कर राम के पीछे दौड़ रही है। अब हम सवालों का सिलसिला चालू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप लोग विपक्ष की भूमिका में कितने दमदार नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चिराग लेके ढूंढने से नहीं दिख रही है। आपको ऐसा कैसे लगता है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखी होगी किसान की जो ट्रैक्टर रैली हम लोगों ने निकाली थी, स्वेच्छा से हमारे किसान भाई हमारा साथ दिए थे, आके पूरे धमतरी में उसकी गूंज उठी थी। हम हर मंडी में जा रहे हैं जहां धान खरीदी की बात की जा रही है, वहां हम जाके हर किसान के व्यथा को समझ रहे हैं कि उनको कहां क्या कमी बेसी नज़र आ रही है। 1 नवंबर को जो धान खरीदी की बात इन्होंने की थी, उन्होंने पूरी नहीं की। आज ये विकास की बात करते हैं कि गोबर से हम इतने रोज़गार दे रहे हैं, तो फिर इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 2500 रुपये घोषणा की बात क्यों की थी? बिजली बिल का आधा की बात करते हैं, बिजली कटौती हम देख रहे हैं आए दिन हो रही है। भाजपा हर क्षेत्र में, हर मुद्दे पे, कल की बात है जो हमारी नायिका आपकी कांग्रेस की निगम की रायपुर की हमारी जो बहनें हैं, उनके बारे में अश्लील बातें करती हैं, उसका पुतला दहन आज हम लोगों ने किया। इसके पहले भी आपके नेताजी ने हमारी बहनों के ऊपर जो बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, उसको भी उन्होंने नापा तौला कि केंद्र में अलग है, दिल्ली की बात अलग है और छत्तीसगढ़ की बात अलग है। तो क्या छत्तीसगढ़ की बहनों की इज्जत नहीं है? हमने उस पर भी धरना प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है उस मंत्री का। सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह हम सफल हैं, कहीं भी हम विफल नहीं हैं यहाँ पर।
मतलब ये है कि हाथरस में जब घटना घटती है जी तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है, छत्तीसगढ़ में आप लोग करते हैं। मेरा सवाल एक ये था कि आपने कहा किसानों के मुद्दे को लेकर हम मंडियों में गए, किसानों की व्यथा आप सुने। आप ऐसे एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि अब आपको किसानों की सुध याद आ रही है? नहीं, किसानों कारण ये है कि अगर आप किसान की इतनी ही हमदर्द होते आपकी पार्टी, तो ये 50 सीट से 15 सीट में कैसे आती है? बात यह है, देखिए 15 साल हमने भी यहाँ पर शासन किया है। आज जो कांग्रेसी बोलते हैं हम राजीव गांधी न्याय योजना दे रहे हैं, तो हमारी सरकार तो शुरू से किसान न्याय योजना दे रही है। बशर्ते ये है कि हमने किसी नेता का नाम नहीं जोड़ा है उसमें, हमने किसान को वहाँ पे प्रमुखता से लिया है। तो किसान फिर आपका साथ क्यों छोड़? किसान न्याय योजना दिया है। देखिए कुछ कुछ मुद्दे होते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, मैं खासकर छत्तीसगढ़ की बात बोलूँगी कि बहुत ही भोले भाले हैं। ये क्षणिक प्रलोभन में इन लोगों ने जो प्रलोभन दिया है उसमें इन लोग बह गए हैं। जब ये आज समझ रहे हैं तो हमारे पास आके रोना रो रहे हैं कि 1 नवंबर को धान खरीदी की बात किए थे, नहीं खरीदे हैं। कई सारे विधिका जी, आपकी सरकार ने बोनस दिया था किसानों को? बोनस हम लोगों ने भले ही थोड़ी सी देर से दी हो पर दी है। पर आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि कर्ज लेके वो बोनस दे रहे हैं, वो भी किनको, बहुत कम लोगों को। पर समर्थन मूल्य में भी धान खरीदी बहुत कम लोगों की हो रही है। टोकन सिस्टम निकल रहा है, धान पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश आ जाए तो किसान कहाँ लेके जाए? प्रदर्शन किया कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए। आप ही सरकार में 15 नवंबर तक के मामला टला है और आखिर में 1 दिसंबर तक गया है। तो उस समय आप लोगों ने किया, अभी किसी परिस्थिति जन्य भूपेश सरकार अगर उसको 1 महीना एक्सटेंड कर देती है तो उसमें इतना बवाल करने की ज़रूरत क्या थी? बवाल बहुत ज़्यादा कहीं भी नहीं हुआ है। हाँ, पर हमने किसानों के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुना है और उनके निराकरण की भी बहुत सारी क्रियाएं हम लोगों ने की है कि इनका जो धान है सही समय पे ख़रीदा जाए। इसके लिए भी हमने आंदोलन किया है। हो सकता है कोई परिस्थिति हो उनके पास, हो सकता है पैसा ना हो, बजट ही ना हो। कहाँ से आएगा बजट जब केंद्र सरकार का इन्होंने समर्थन ही नहीं किया है किसी बात में, हर बात को विपरीत लेते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई मुद्दा हो कि इनके पास पैसे के अभाव हो, इसलिए देरी कर रहे हो। आपसे एक सवाल मेरा ये था कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने कभी अवलोकन किया कि 50 सीट से 15 सीट में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ घोषणा पत्र या 2500 रुपया एक मुद्दा नहीं है? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और किसानों में आक्रोश था। उन नीतियों से आपने अब किनारा किया है या अभी भी भारतीय जनता पार्टी उसी ढर्रे पर चल रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रीति नीति पे ही काम करती है। रही बात, हम धोखे में नहीं देते हमारी जो जनता है उनको हम कभी धोखे में नहीं रखते। इन्होंने जो धोखा दिया है किसानों को, तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं। महिलाओं को इन्होंने क्या बोला, शराबबंदी करेंगे, किए क्या? नहीं किए हैं। फिर जो एक धान खरीदी का मामला था वो भी इन्होंने नहीं किया है। ऐसे बहुत सारी ये है जो प्रलोभन है जिसके एवज में लोग इनको वोट दिए हैं और आज वही किसान, वही पब्लिक पछता रहे हैं कि कहाँ से हम इनको चुनें। ऐसा है। ये थी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सूर्यप्रभा चेटियार और भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष विथिका विश्वास। दोनों ही महिला नेत्रियों ने दमदारी से अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। हालांकि ये बताने में विफल रहे कि केंद्र में किसान आंदोलन का समर्थन और विरोध क्यों हो रहा है, ये स्पष्ट करने में कहीं न कहीं थोड़ी कमी दिखाई दी। लेकिन राज्य सरकार के मुद्दे पर दोनों ही महिला नेत्रियों ने अपनी अपनी पार्टी का दमदारी से पक्ष रखा। कांग्रेस ने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगाने में पीछे नहीं रही। अब इसका फैसला आपके ऊपर है कि किस पार्टी और किस नेत्री की बातों में कितना दम है। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं आमने सामने के किसी प्रोग्राम में 2 और राजनीतिक दल के लोगों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।